हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। पिछले वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आपको वो वीडियो देखकर बहुत मजा आया होगा। आज के इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन, हमारी बॉडी के अंदर टेस्टिस के टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स कैसे बनते हैं, इसके बारे में नॉलेज लेने वाले हैं। आओ स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इजी और बहुत ही ज्यादा बेसिक टॉपिक है। आपको ये वीडियो देखने के साथ साथ ये टॉपिक तो याद ही हो जाना चाहिए। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने से पहले हम एक टर्म समझते हैं, गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन क्या है? ये गैमेट या युग्मक, हमें पता है कि ओवम एंड स्पर्म है मेल एंड फीमेल के अंदर। तो जब भी मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर उनके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, वो मेल में टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवेरी। जब टेस्टिस और ओवेरी के अंदर स्पर्म्स एंड ओवम का फॉर्मेशन होता है तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन नाम देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको व्हाट इज इट, मतलब कि गैमेटोजेनेसिस की डिफाइन समझा दी गई है। फिर उसके बाद इसके दो टाइप जो अभी डिफाइन के अंदर आए थे, उन्हीं के नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर तो हम स्पर्म्स के बनने की बातें करते हैं और oogenesis में हम एग सेल या ओवम के बनने की बातें करते हैं। अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमारा अभी इंटरेस्ट का टॉपिक क्या आ जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। अब स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन में पहले दो बेसिक पॉइंट आते हैं कि ये कहां पर होगा और दूसरा कि ये कब होगा। कहां पर होगा का आंसर हम पिछले लेक्चर्स में भी देखे हुए हैं, जहां पर हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टर्म को डिस्कस किया था। मेल हो या फीमेल हो, दोनों में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उस ऑर्गन को कहा जाता है जिसके अंदर गैमेट या युग्मक बनते हैं, क्योंकि गैमेट ही वो सेल्स होगी जो फर्टिलाइजेशन करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टर्मिनोलॉजी या टर्म या कंडीशन को पूरा करेगी। तो लोकेशन आ गई टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर भी टेस्टिकुलर लोब्यूल और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या नलिका। अब यह आता है कि यह कब होगा। कब होगा का मीनिंग क्या है? ये कब स्टार्ट होगा लाइफ साइकिल के अंदर और कब तक चलता जाएगा। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जब हम प्यूबर्टी एज में आते हैं, जब हम वयस्क अवस्था में आते हैं। वयस्क अवस्था कौन सी होती है? जब सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे द्वितीयक लैंगिक लक्षण पूर्णतया विकसित हो चुके होते हैं। इसे यौवनारंभ भी कहा जाता है। तो प्यूबर्टी जब स्टार्ट होगी तो गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट डेवलप्ड फॉर्म में होने लग जाएगा और कब तक चलता जाएगा? टिल डेथ, मरने तक चलता जाएगा। तो दो एकदम सिंपल से पॉइंट आपके दिमाग में रह जाएंगे। पहला कि ये कहां होगा और दूसरा ये कब होगा। प्यूबर्टी से लेकर डेथ तक, यौवनावस्था से मृत्यु तक। अब जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन की पूरी प्रोसेस को पढ़ेंगे ना, तो हम उसको टोटल 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। टोटल 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। उन तीनों फेजेस के नाम देखते हैं, फिर आगे उनकी हम डिटेल देखेंगे। नंबर ऑफ फेजेस या अवस्थाओं की संख्या। पहली आएगी यहां पर मल्टीप्लीकेशन फेज, जिसे हम गुणन अवस्था भी कहेंगे। दूसरी आएगी ग्रोथ स्टेज और तीसरी आएगी मैच्योरेशन स्टेज या परिपक्वन अवस्था। देखो, तीनों के जो नाम है ना, उन्हीं नाम के अकॉर्डिंग उनका काम है। कैसे, बस मैं अभी आपको समझाने ही वाला हूं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और नहीं तो मैं आज से लेक्चर से आपको इनकी पीडीएफ भी सेंड करना स्टार्ट करने वाला हूं। अब हमें लोकेशन की एक 3D इमेजिनेशन लेनी है माइंड के अंदर। ये टॉपिक पीछे पढ़ा दिया गया था, पर फिर भी हम एक बार लोकेशन समझने के लिए इमेजिनेशन ले लेते हैं। ये याद होगा आप सबको, ये हो गया टेस्टिस। ये टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमस और ये एब्डोमिनल कैविटी की तरफ जाने वाली वासा डेफरेंस के सर याद है। तो ये भी याद होगा कि टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल कक्ष होते हैं कई सारे, 200 से 300 अगर आपको नंबर याद आ रहा हो तो। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सुपर कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। तो इनके अंदर ये जो कॉइल डक्ट है वो क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन जब काटते हैं, मतलब जब इसको हम टीएस या ट्रांसवर्स सेक्शन या इनकी लंबाई के 90 डिग्री एंगल पर जब कट करते हैं ना, तो हमें कैसा पिक्चर दिखाई देता है? ऐसा सर्कुलर पिक्चर दिखाई देता है। तो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई, ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई, और ये इनके बीच का क्या हो गया? इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतराली अवकाश हो गया।
पीछे जो वीडियोस आपको पढ़ाए गए थे उन वीडियोस को रिकॉल करके आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अंदर कौन कौन सी सेल्स थी और बाहर कौन कौन सी सेल्स थी और उनके फंक्शन क्या क्या थे। देखते हैं एक्यूरेट आंसर कौन कौन दे पाता है। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, इसके अंदर हम वॉल साइड भित्ति की दिशा से केंद्र की तरफ आएंगे, ऐसे सेंटर की तरफ आएंगे, यहां से सेंटर की तरफ। तो कंटिन्यूअस सेल्स का सीक्वेंस मिलेगा, जैसे यहां पहली सेल स्टेज, दूसरी सेल स्टेज, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, यहां सेल्स की स्टेजेस हमें मिलती जाएगी। तो हम आगे जो फ्लो चार्ट पढ़ने वाले हैं ना, आपको दिमाग में रखना है कि जब पहली सेल डिस्कस कर रहे हैं तो वॉल की तरफ है, फिर दूसरी सेल उसके और अंदर की तरफ, तीसरी और अंदर, चौथी और अंदर, पांचवी, छठी एकदम सेंटर की तरफ आ जाएगी। और रियलिटी में सेंटर के अंदर इस डक्ट के सेंटर में जो स्ट्रक्चर्स होगी वो स्पर्म्स या शुक्राणु ही होंगे। देखते हैं। अब एक छोटी सी चीज जो मेरे को आपसे डिस्कस करनी है, कुछ कंफ्यूजन थे स्टूडेंट्स के, ये मैं स्टूडेंट्स के कॉमन कंफ्यूजन डिस्कस कर रहा हूं। पहला कंफ्यूजन था उनका ट्यूब्स के बारे में, कैसे हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्स के बारे में उनका कंफ्यूजन कि सर आपने पीछे वीडियो के अंदर जो डायग्राम के अंदर दिखाया था ना, उसमें 5 ट्यूब्स हाथ में दिख रही थी, पर आपने तो बताया है कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में तो 1 से 3 ही सेमिनिफेरस डक्ट्स होनी है, तो 5 कहां से चली गई? अरे भाई साहब, वो एक एनिमेशन था। जो एनिमेशन करने वाला डिजाइनर होता है उसको बायोलॉजी का पूरा नॉलेज हो कोई जरूरी नहीं है, नंबर 1 2 3 ही रहेगा, वही याद रखना है। जैसे अब इस डायग्राम में 2 ही दिखा रखी है ना। फिर दूसरा कंफ्यूजन कि सर ड्राइंग में प्रॉब्लम आ रही है कि सर आप जो 3D डायग्राम हमें दिखाते हो समझ में तो बहुत मस्त आता है, पर जब हम उनको नोट्स के अंदर ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमसे या तो बन नहीं पाते या बहुत बकवास बनते हैं। तो इस वीडियो से लेकर आगे कंटिन्यूअसली मैं आपको ये बताता चलूंगा कि कौन सा डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और कौन सा डायग्राम ड्रॉ नहीं करना। जैसे इस टॉपिक के अंदर यहां पर इन डायग्राम को ड्रॉ करना ही नहीं है, तो जो ड्रॉ करना होगा मैं आपको कंटिन्यूअसली साथ साथ बताता चलूंगा। ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के क्रॉस सेक्शन के डायग्राम के नाम पर पूछा जा सकता है। ये एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया गया है, तो ये आपको बनाना आना चाहिए। कैसे बनाएंगे आप? इररेगुलर शेप के ओवल या अंडाकार आकृतियां बनाएंगे 4-5, पेरीफेरी में डिफरेंट टाइप की सेल बनाओगे, फिर एक सर्कल और बनाओगे सेल का, फिर एक सर्कल और बनाओगे, फिर एक सर्कल और बनाओगे, तो आप कोशिकाओं के चक्र बना देंगे 5-6 टाइप के, और उसमें सबसे लास्ट क्या होंगे? छोटे छोटे स्पर्म्स होंगे। ये डायग्राम आपको बनाना है। इसकी आपको लेबलिंग रिकॉल करा देता हूं। यहां पर इस जगह पर दिया गया है इंटरस्टिशियल स्पेस की सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। यहां अंदर दिया गया है स्पर्मेटोगोनिया और यहां दिया है स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये डायग्राम एनसीईआरटी का है। आपको माइंड में अगर ड्रॉ करना है, मतलब नोट्स में अगर ड्रॉ करना है तो आप इसे करें, बाकी को ना करें। तो ये मैंने आपको सेकंड कंफ्यूजन का सॉल्यूशन दे दिया कि कौन कौन सा डायग्राम बनाना है, ये मैं आपको कंटिन्यूअसली बताता चलूंगा। फिर थर्ड नंबर पर नोट्स का मैंने पिछले वीडियो में पूछा था बच्चों से कि क्या आप स्क्रीनशॉट लेकर इजीली नोट्स बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, और बनाए हो तो मुझे व्हाट्सएप पर चेक कराओ। तो कुछ बच्चों ने तो रिप्लाई दिया कि सर हम नोट्स बना नहीं पा रहे, आप पीडीएफ सेंड करो। तो मैं अब से आपको पीडीएफ सेंड करना स्टार्ट भी कर दूंगा व्हाट्सएप पर। और दूसरा नंबर, कुछ बच्चों ने मुझे नोट्स भेजे हैं व्हाट्सएप पर, वो बहुत ही अच्छे बनाए गए हैं, तो उन सबको वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं। चले आगे बढ़ते हैं। आपको ये लोकेशन माइंड के अंदर क्लियर हो गई होगी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस इस जगह चल रही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, यहां पर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती जाती है। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। इस पूरे के पूरे वीडियो का अगर सबसे मेन स्लाइड या लोकेशन कोई है ना, तो ये वाली लोकेशन ही है। इसमें हम इस टॉपिक की हर एक डिटेल को एक साथ समझेंगे। ये समझाने के लिए मैं आपको 3 राउंड लूंगा। हर एक राउंड के अंदर हम एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को इंक्रीज करते जाएंगे, एड ऑन करते जाएंगे। कि सर कैसे? लो देखो बताता हूं। देखो, हमारे टॉपिक का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी पिछले ही डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या डक्ट्स के अंदर होना है। तो आप यहां पर इमेजिन करें, कल्पना करें कि इस जगह पर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये जो डक्ट मैंने बनाई है क्या है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। कॉइल्ड थी, मैंने खोल के खींच के इसको लंबा कर दिया। ठीक है, अब यहां पर पेरिफेरल पार्ट में, मतलब इसके भित्ति दीवार वाले हिस्से में कुछ सेल्स होती है। उन सेल्स को कहा जाता है मेल जर्म सेल्स। क्या कहा जाता है? मेल जर्म सेल्स। इसे कहते हैं आद्य नर जनन कोशिकाएं।
ये जो मेल जर्म सेल्स है ना, ये हमारे अंदर एम्ब्रियोनिक कंडीशन भ्रूणावस्था से मौजूद होती है। ये देखो, ये यहां पर है। अब आपको पिछले स्लाइड की 3 फेजेस के नाम भी याद होंगे, उनको भी मैं डिनोट कर देता हूं ताकि मैं लिंक कर पाऊं उन चीजों से। देखो, 1 नंबर पर तो है मल्टीप्लीकेशन स्टेज या गुणन अवस्था, मल्टीप्लीकेशन फेज या गुणन अवस्था। दूसरे नंबर पर हमें पढ़नी है ग्रोथ स्टेज या वृद्धि प्रवस्था, और तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे मैच्योरेशन स्टेज या परिपक्वन अवस्था। मैच्योरेशन स्टेज या परिपक्वन अवस्था। आई होप आपके दिमाग में ये वर्ड्स क्लियर हुए हैं पहले से। अब देखो, ये मल्टीप्लीकेशन फेज या जो गुणन अवस्था है, इसके नाम में एक चीज छुपी है। मल्टीप्लीकेशन, गुणन मतलब नंबर में 1 से 2 से 4 से 8 16 32 वगैरह होना। तो मैं अब इस इंफॉर्मेशन को यहां अप्लाई करने वाला हूं। देखो, मैं सेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए C1 C2 वगैरह लिखूंगा। सी क्या है? सेल को रिप्रेजेंट करेगा। मैं इसको C1 लिख रहा हूं, मतलब ये फर्स्ट टाइप की सेल है। अब ये जो मेल जर्म सेल है ना, इनके अंदर माइटोसिस स्टार्ट होता है। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इससे यहां पर 2 सेल बन जाएगी, फिर उसमें डिवीजन होगा, फिर 1 2 3 4 सेल बन जाएगी। अगर इन चारों के अंदर माइटोसिस या समसूत्री विभाजन हो तो हर एक सेल 2 2 सेल और बनाएगी। तो इन 4 से 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल बन जाएगी। कि सर हाँ ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हर एक सेल में डिवीजन से, कौन से डिवीजन से? माइटोसिस या समसूत्री विभाजन से 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, ऐसे कोशिकाओं का या सेल का नंबर बढ़ता जाएगा। तो यहां तक 8 सेल या 8 कोशिकाएं हो गई है। अब आप रेफरेंस में इस एक छोटी वाली सेल को लीजिए जिसको मैंने कंप्लीटली ब्लैक कर दिया है कि सर यहां तो बड़ी सारी एक सेल बनी हुई थी। नहीं, आपको माइंड में वो वाली सेल नहीं रखनी है। अब आपको इस छोटी वाली सेल को अपने माइंड में रखना है। असलियत में मैंने जो अभी आपको बताया है, ये फेज नंबर 1 मल्टीप्लीकेशन स्टेज या फेज के बारे में बताया है कि इसके अंदर माइटोसिस या समसूत्री विभाजन कंटिन्यूअसली होते जाएंगे। अब मैं आपको कंटिन्यूअसली पहले चेंजेस समझा देता हूं। देखो, अभी सबसे पहले तो समसूत्री विभाजन या माइटोसिस हुआ। सेकंड नंबर पर यहां पर ग्रोथ या वृद्धि होगी। ग्रोथ या वृद्धि होगी जिससे क्या होगा? एक स्मॉल सेल लार्ज सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप, एक छोटी सी सेल एक लार्ज सेल के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो सेकंड नंबर का चेंज क्या आया? ग्रोथ करना, वृद्धि करना। फिर थर्ड नंबर पर यहां जो आप इस सीक्वेंस में देख रहे हैं, इस जगह होता है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। अब आपको 11th का डिवीजन चैप्टर रिकॉल करना है थोड़ा। याद होगा कि मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन में एक सेल से पहले 2 सेल बनती है, फिर 2 से टोटल 4 सेल बन जाती है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब हाफ हो जाते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ यहां पर ऐड होगी। तो अभी तो केवल चेंज को ऑब्जर्व करें। चेंज क्या है? पहले अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस फर्स्ट हुआ, उससे 1 सेल से 2 सेल्स बन गए। देखो, ये 2 सेल्स बनी हुई पड़ी है यहां पर। फिर उसके बाद मियोसिस सेकंड या अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। उस अर्धसूत्री विभाजन सेकंड से क्या होगा? इस एक सेल से 2 सेल बनेगी, और उस वाली एक सेल से भी 2 सेल्स बन जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो गया? 4 हो गया। तो मैंने आपको अभी 3 टाइप के चेंज समझाए हैं। पहला चेंज तो आया आपके माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। दूसरे नंबर पर आई आपकी ग्रोथ, वृद्धि। तीसरे नंबर पर आया मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन, और चौथे नंबर पर इस जगह पर आएगा रूपांतरण या मॉडिफिकेशन। रूपांतरण या मॉडिफिकेशन। तो मैंने आपको कहा था ना कि मैं इस टॉपिक को आपको 3 राउंड में समझाऊंगा, उसमें से मैंने पहला राउंड पूरा कर लिया है। पहला राउंड क्या कि आपको याद रहे कि कौन कौन से चेंज सीक्वेंस से आ रहे हैं। फास्टली रिकॉल करते हैं सारे साथ में मिलकर। सबसे पहले माइटोसिस, दूसरे नंबर पर ग्रोथ, तीसरे नंबर पर मियोसिस, और चौथे नंबर पर मॉडिफिकेशन या रूपांतरण। जब ये लास्ट में रूपांतरण या मॉडिफिकेशन होते हैं ना, तब जाकर ये स्पर्म्स बनते हैं, तब जाकर ये स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। कि सर ठीक है, पहला राउंड क्लियर हो गया, अब दूसरे राउंड पे आओ। अब मैं आपको इन तीनों फेजेस के नाम से इन चीजों को मैच करवा देता हूं। देखो, जो मल्टीप्लीकेशन स्टेज है ना, उसी के अंदर ये माइटोसिस होता है, उसी के अंदर समसूत्री विभाजन होता है।
दूसरी जो ये ग्रोथ स्टेज या वृद्धि प्रावस्था है ना, उसके अंदर ग्रोथ होती है। इस ग्रोथ में क्या होगा, एक स्मॉल सेल लार्ज सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। पर इस ग्रोथ फेज की ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देखेंगे oogenesis या अंड जनन के अंदर। क्यों, वो उस टॉपिक में आप समझ जाएंगे, वो आगे आ ही जाएगा। थर्ड नंबर पर ये जो मैच्योरेशन स्टेज है ना, इसके अंदर मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन भी होता है और इसी के अंदर मॉडिफिकेशन या रूपांतरण भी होता है, जिससे कि स्पर्म्स बनते हैं। तो आपको सेकेंड राउंड में मैंने लिंक करवा दिया कि इन तीनों फेजेस में कौन कौन सी चीज होनी है कि सर ठीक है, इतना क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट राउंड जो इन दोनों की कंप्लीटनेस को बनाएगा वो है डिफरेंट टाइप की इन सेल्स के नाम। कि सर एक सेल का नाम तो आपने बता दिया, हाँ मैंने बता दिया था, कौन सा, मेल जर्म सेल। अब देखो मेल जर्म सेल में जब ये माइटोसिस या समसूत्री विभाजन हो रहा है ना, तो देखो यहां पर जो ये सेल्स बन रही है, यहां पर ये जो सेल्स बन रही है, इन सेल्स को नाम देते हैं, मैं इसको C1- नाम दे देता हूं, क्योंकि मेल जर्म सेल में माइटोसिस से बनी है ना स्पर्मेटोगोनियम। क्या नाम है इसका, स्पर्मेटोगोनियम। और एक टर्म और आता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ये मैंने आपको समझाया हुआ है कि ये सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा कि जब मल्टीप्लिकेशन स्टेज होती है तब मेल जर्म सेल्स से बनने वाली सेल्स को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम। अब माइटोसिस से जेनेटिकली सिमिलर सेल्स बनती है, इसलिए कुछ बुक्स इन दोनों सेल को सिमिलर सेल्स बोल देता है और कुछ कह देते हैं कि भाई मेल जर्म सेल है वो प्रिमिटिव है और उनमें डिवीजन से स्पर्मेटोगोनिया बना है। दोनों ही इंफॉर्मेशन राइट है, आप दोनों दिमाग के अंदर रखें। अब जब ग्रोथ हुई तो ये छोटी सी जो स्पर्मेटोगोनिया थी ये वाली, ये लार्ज हो गई। तो लार्ज होने के बाद इसको नाम दिया जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखो यहां पर लिखा गया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये रही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मैं इसको नाम देता हूं C2, मतलब सेल सेकंड टाइप की सेल हो गई। तो ग्रोथ फेज के बाद बनने वाली सेल कौन सी हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि अभी ग्रोथ फेज को पूरा की है, वो अब किस में जाने वाली है, मैच्योरेशन स्टेज या परिपक्वन अवस्था में जाने वाली है। तो मैच्योरेशन स्टेज या परिपक्वन अवस्था में जाने पर इसमें मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो फर्स्ट मियोसिस के होने पर ये जो दो सेल्स बनती है इनको नाम देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहां पर मैं C3 लिख देता हूं। इस डायग्राम में यहां एक इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों की संख्या को अभी ये फ्लो चार्ट पूरा होते ही रिकॉल करेंगे। तो मियोसिस फर्स्ट से बनी आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड होगा तो इन टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 सेल बनेगी। ये जो 4 सेल बन रही है ना, ये वाली देखो 1 2 3 4, इन चारों सेल को कहते हैं स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी। क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी। ये C4 टाइप के सेल्स हो गई, स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी। तो ये 4 है स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी। अब देखो लास्ट वाला चेंज याद करो, मैंने कहा था मॉडिफिकेशन या रूपांतरण होगा। तो जब ये रूपांतरण हो जाएगा तो ये जो शुक्राणु पूर्वी या स्पर्मेटिड है ना, ये स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जिन्हें स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, जिन्हें स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। ये कितने नंबर सेल हो गई आपके, C5 टाइप की सेल हो गई। तो मैंने आपको सेल के नाम बता दिए सारे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, और अगर नहीं भी लेंगे तो मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के तीनों राउंड की इंफॉर्मेशन को एक साथ स्टडी करेंगे, एक साथ क्यूमुलेटिव वे में समझेंगे। तो अब अपने ब्रेन को पूरा अच्छे से एक्टिव रखना, ताकि ये खोपड़िया के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक एकदम अच्छे से एंटर हो जाए कि ठीक है सर हम तैयार हैं। तो आप तैयार हो तो मैं बोलना शुरू करता हूं। अब मैं क्या करूंगा, तीनों इंफॉर्मेशन साथ में मिलाऊंगा, तो ध्यान बहुत अच्छे से रखना इस पे। देखो सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एंटर हुए हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये मेल जर्म सेल्स हैं जो इसकी वॉल में प्रेजेंट है। मेल जर्म सेल जो है ना, वो मल्टीप्लीकेशन स्टेज में एंटर होगी।
मतलब गुणन करेगी, मतलब कि माइटोसिस या समसूत्री विभाजन करेगी। माइटोसिस या समसूत्री विभाजन से कौन सी सेल को बनाएगी? स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम। ये वाली सारी की सारी सेल्स हो गई स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम। फिर उसके बाद ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगी? ग्रोथ या वृद्धि करेगी। तो इसका मतलब ये कौन सी फेज में आ चुकी है? ग्रोथ स्टेज में, या ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रवस्था में आ चुकी है। ग्रोथ फेज में आने के बाद, ग्रोथ फेज के बाद ग्रोथ से बनने वाली जो सेल है ना, उस सेल को क्या नाम देते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम देते हैं बाल को? ओ लल्ला ओ लल्ली, दिमाग में इमेजिन भी तो करते रहो, कल्पना आपके मस्तिष्क में साथ साथ चलती रहनी चाहिए। तो ग्रोथ फेज से बनने वाली सेल को कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन सी स्टेज में जाएगी? मैच्योरेशन स्टेज या परिपक्वन अवस्था में जाएगी। तो परिपक्वन अवस्था में कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो मियोसिस फर्स्ट से जो बनने वाली सेल है, मियोसिस फर्स्ट से जो बनने वाली सेल है वो हो गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कौन सी हो गई? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस सेकंड होगा। तो मियोसिस सेकंड के होने से अब 4 सेल बन जाएगी। वो 4 सेल कौन सी होगी? वो चारों सेल होगी शुक्राणु पूर्वी या स्पर्मेटिड। ठीक है ना। फिर इन स्पर्मेटिड में मॉडिफिकेशन या रूपांतरण से जो सेल्स बनेगी वही होंगे मैच्योर गैमेट या परिपक्व युग्मक, जो होंगे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सेल या शुक्राणु। क्या खोपड़िया में सबको घुस गया है? अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कमेंट बॉक्स के अंदर किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी कंफ्यूजन आता है तो तुरंत का तुरंत पूछ सकते हैं। आप सबको जैसे हम क्लास में डाउट्स के आंसर देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आंसर देंगे। इसके अंदर हेजिटेशन ना दिखाएं। हेजिटेशन का मेरे दिमाग में क्यों आया? क्योंकि क्लासरूम में जब हम आपको पढ़ा रहे होते हैं तो आप डाउट्स ज्यादा पूछा करते हैं। अभी इन वीडियोस के अंदर उतने डाउट्स नहीं आ रहे हैं, मतलब आप हेजिटेट हो रहे हैं कुछ पूछने से। तो ये सारा का सारा समरी में एक साथ लेने के बाद अब मेरे को आपको क्रोमोसोम नंबर का फंडा समझाना है। देखो, क्रोमोसोम नंबर हाफ कब होता है? गुणसूत्र संख्या आदि कब होती है? 2n की n कब होती है? जब मियोसिस फर्स्ट होता है। ये दिमाग में रखना कब? जब मियोसिस फर्स्ट या अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। कि सर हम तो समझ ही गए, अब ये कब होगा? तो देखो यहां पर मेल जर्म सेल कैसी होगी? 2n होगी। जब माइटोसिस से स्पर्मेटोगोनिया बना है तो वो भी क्या होंगे? 2n होंगे। फिर इसके बाद यहां पर देखो क्या हो गया आपका? मियोसिस फिर क्या होगी? ग्रोथ फेज होगी। तो ग्रोथ के टाइम नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आता। तो यहां पर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो भी 2n होगी। तो ये भी 2n हो गई। अब क्या हो रहा है? देखो मियोसिस फर्स्ट, ये वाला देखो मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हो रहा है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। मतलब क्रोमोसोम हाफ नंबर में कब होंगे? माइंड में अच्छे से याद रखना क्या, कि जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा तब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। क्लियर ये वाली चीज आपके दिमाग में? अब देखो, जब एक बार मियोसिस फर्स्ट हो गया तो इसके बाद n तो n ही रहेगा ना, 2n तो वापस होने से रहा। तो स्पर्मेटिड भी n हो जाएंगे और स्पर्म्स भी क्या हो जाएंगे? n हो जाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है? एक ब्रेकिंग पॉइंट याद रखना है। ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? कि प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आते वक्त 2n से n होंगे, और उससे पहले की सारी 2n और उसके बाद की सारी n। ये दिमाग में रखिएगा। अब इस स्लाइड में लास्ट 2 टर्मिनोलॉजी बची है जो हमें समझनी है। देखो, एक टर्म ये रहा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और दूसरा टर्म क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। पहला है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। कि सर समझाओ चलो इसको। एक्चुअली मैं ये समझा चुका हूं, बस मैं टर्म्स अब बता रहा हूं। मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, चलो मान लो कि ये स्पर्मेटोगोनिया है यहां वाली। तो इस वाली स्पर्मेटोगोनिया के बनने से लेकर, देखो मैं एरो से इंडिकेट करता हूं, आप समझ जाएंगे मेरे ख्याल से। देखो ये यहां से शुरू हो रहा है ना, तो कहां से स्टार्ट हुआ? स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट हुआ। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल से लेकर स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी तक बनने की जो प्रोसेस है, देखो यहां से शुरू हो रही है पूरी की पूरी। कि सर अच्छा, इसका मतलब इसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट,
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड, ये चारों इंक्लूड है? हाँ, ये चारों इंक्लूड है। तो आपके स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के अंदर तो स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्मेटिड के बनने तक की प्रोसेस आ जाएगी। और ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है ना, इसके अंदर स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी से स्पर्म्स का बनना इंक्लूड होगा। कि सर क्या कहना चाहते हो? देखो, ये तो जितना डिटेल में पढ़ना था हमने पढ़ लिया। किसको? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस को, जिसके अंदर आप स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड तक के बनने की प्रोसेस को इंक्लूड करते हो। एक अलग वीडियो के अंदर हम स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना पूरा अलग से स्टडी करेंगे, मतलब ये खुद एक मेजर टॉपिक है। आपको ये वर्ड्स के मीनिंग समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, ये जो डायग्राम है ना, ये एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है। और जब मैं आपको oogenesis, अंडाणु जनन समझाऊंगा, तब इसको कंपैरेटिव वे में पढ़ाऊंगा। कि सर क्या कहना चाहते हो? अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो तो इस वाले फोटो के अंदर इस तरफ, कि सर क्या दिख रहा है आपके, तो सारा लिखा हुआ पड़ा है इसके ऊपर, तो मैं समझा मिटाता रहता हूं, साथ में बताता रहता हूं। देखो, ये लेफ्ट साइड की तरफ जो दिया हुआ है ना, वो तो स्पर्मेटोजेनेसिस है, और उधर वो जो राइट साइड में दिया हुआ है ना, वो oogenesis है। तो ये डायग्राम आपको हेल्प कब अच्छे से करता है? जब आप दोनों की कंपैरेटिव स्टडी या तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो सर क्या इसका मतलब ये है कि ये वाला डायग्राम आप तब समझाएंगे जब हम oogenesis पढ़ रहे होंगे? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो एकदम सही सोच रहे हो। ये डायग्राम मैं आपको तब समझाऊंगा जब हम क्या पढ़ रहे होंगे? oogenesis पढ़ रहे होंगे। ओके, फिर से रिपीट कर देता हूं। इधर है स्पर्मेटोजेनेसिस और इधर राइट साइड में इस तरफ है आपके oogenesis। दोनों को कंपेयर किया गया है, इसलिए कंपैरेटिव स्टडी के टाइम ही पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखो, जो इस वीडियो के अंदर मेन समझाने वाला सेगमेंट था ना, वो सारा का सारा मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर समझा दिया है। ये मैं आपको कह भी रहा था कि इसको अच्छे से देखना। अब देखें, कोई चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जितना भी मैंने फ्लो चार्ट समझाया था उसका एनसीईआरटी बेस दिया गया थ्योरी का सेगमेंट है। मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, ये मैं सब समझा चुका हूं आपको। फिर उसके बाद जो समझाना रहता है उसमें ये 3 टर्म्स आती है, ये 3 वर्ड्स आते हैं। मैं अभी समझाने वाला हूं आपको। एक बार एक छोटा सा पॉइंट रिकॉल कर लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस को 2 पार्ट में भी डिवाइड किया गया था। देखो, पहले तो 3 फेज में डिवाइड किया था, वो तो हो गया टॉपिक पूरा। फिर उसके बाद 2 पार्ट में और डिवाइड किया था। एक था स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा था स्पर्मियोजेनेसिस। क्या था ये रिकॉल करें? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटोगोनियम। गुड। स्पर्मेटोगोनियम या गोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से जब हम स्पर्मेटिड के बनने की बात करते हैं तो वो वाली प्रोसेस तो क्या होगी? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। फिर स्पर्मेटिड से जब हम स्पर्म के बनने की बात करते हैं, शुक्राणु के बनने की बात करते हैं, तो वो हो जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। कि सर ठीक है, ये डायग्राम के अंदर आपने पीछे बता दिया था। अब आते हैं इन 3 टर्म्स की तरफ। इसमें से पहला है स्पर्मिएशन टर्म, दूसरा है इजैकुलेशन टर्म और तीसरा है इंसेमिनेशन टर्म। पहला है स्पर्मिएशन, दूसरा है इजैकुलेशन या स्खलन और तीसरा है इंसेमिनेशन या वीर्यसेचन। इंसेमिनेशन या वीर्यसेचन। अब जब पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन सारे के सारे यही दिए हुए होते हैं। तो इन सब को एक ही स्लाइड पे साथ में समझना आपके लिए कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छा क्लियर करना कर देगा। तो समझाना शुरू करता हूं। सबसे पहले स्पर्मिएशन। आपको टेस्टिस का डायग्राम याद करना है। टेस्टिस के डायग्राम के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आ गई आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब भी स्पर्म्स बाहर निकलेंगे ना, किससे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म्स बाहर निकलेंगे, किधर को जाएंगे? याद करो, रेटेटेस्टिस की तरफ जाएंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन। ठीक है। अब देखो, मान लो कि रेटेटेस्टिस में चले गए, रेटेटेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया में आ गए, फिर एपिडिडाइमस में आ गए, एपिडाइमस से वासा डेफरेंस में चले गए, फिर ऊपर गए, ऊपर फिर वो इजैकुलेटरी डक्ट की तरफ खुले, फिर वो यूरेथ्रा में खुले, यूरेथ्रा से होकर कहां निकल गए? पेनिस से होकर ह्यूमन या मेल की बॉडी से बाहर निकल गए। तो जब सीमन या स्पर्म्स मेल या पुरुष
के सिसन या पेनिस से होकर उसके शरीर से बाहर निकल जाते हैं, तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं इजैकुलेशन या स्खलन। अब जब पेनिस से बाहर निकलेंगे तो किधर जाएंगे? मान लो कि कॉइटस हुआ है, मतलब कि नर व मादा के बीच प्रजनन की प्रक्रिया हुई है, तो ये स्पर्म्स या सीमन का जो फ्लूइड है वो जाएगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, मादा के प्रजनन तंत्र की नलिकाओं के अंदर। तो सीमन या स्पर्म्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मादा प्रजनन तंत्र के नलिकाओं के तंत्र में प्रवेश कर जाना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। तो तीनों ही स्पर्म्स के कहीं से निकलकर कहीं पहुंचने के बारे में डिस्कशन है। मैं फास्टली रिकॉल करा देता हूं। स्पर्मिएशन में तो जो स्पर्म्स है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेंगे। इजैकुलेशन या स्खलन में ये पेनिस या मेल की बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। और इंसेमिनेशन या वीर्यसेचन में ये स्पर्म्स या सीमन मादा प्रजनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, अब देखें इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर को, शुक्राणु की संरचना को, जो ये आपको यहां दिख रही है। इसके अंदर हम ट्राई करेंगे कि स्पर्मेटिड से स्पर्म कैसे बनता है ये भी पढ़ ले, और साथ साथ में स्पर्म की स्ट्रक्चर भी पढ़ ले, और किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को हार्मोन रेगुलेट इफेक्ट करता है, ये सबका सब पढ़ा जाएगा। पर उससे पहले 2 स्लाइड देख लें जो मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म के अंदर भेजूंगा। ये वाले टर्म्स तो मैंने आपको अभी बता दिए। इसके बाद ये वाला देखें, ये एनसीईआरटी के अंदर दिया गया डायग्राम है कि इसका मतलब ये बनाना है, ये आपको बनाना है। ये डायग्राम आपके ड्रॉ होना चाहिए, मेरे ख्याल से टफ भी नहीं है, तो आप इजी गोइंग वे में बना लेंगे। ये कौन सा डायग्राम है, कौन सी लोकेशन है, रिकॉल करें। अगर आप इसको रिकॉल करते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो ये इसका इतना सा क्रॉस सेक्शन है जो यहां इस जगह पर दिखाया गया है। ये वॉल साइड हो गई, भित्ति वाली दिशा हो गई, और ये हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के। देखो इस तरीके से पहले हम वॉल भित्ति की तरफ है और फिर सेंटर की तरफ जा रहे हैं कि सर ये क्या वही चीज है जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पीछे पढ़ी? हाँ वही चीज है। तो हमें यहां पर क्या करना है, बस रिवीजन करना है। किस चीज का? सेल के नेम्स का। देखो यहां ये वॉल हो गई, इस जगह मेल जर्म सेल में डिवीजन से C1 कौन बन गई? स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया किससे बनती है? आपके मल्टीप्लिकेशन फेज से, याद करो। फिर इनके अंदर ग्रोथ फेज होगी, तो ग्रोथ फेज होने से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट C2 बन जाएंगी। ये देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी हुई है यहां पर। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? आपके मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, तो C3 क्या बन गई? आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? उसके बाद मियोसिस सेकेंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा, तो मियोसिस सेकेंड से क्या बन जाएगी? C4 नंबर की सेल स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल की जैसे कि ये हो सकती है यहां पर। अब स्पर्मेटिड में रूपांतरण आएगा, मॉडिफिकेशन आएगा, तो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स खुद बन जाएंगे, वो C5 नंबर की सेल्स हो गई। तो देखो क्या बोला गया था स्टार्टिंग में आपको कि वॉल से सेंटर की तरफ डिफरेंट टाइप की सेल्स मिलेगी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को ही रिप्रेजेंट करती है। ये सारे नाम आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी, और शुक्राणु पूर्वी के बाद स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स खुद। ये देखो ये रहते सारे स्पर्म्स। अब इसमें एक चीज और बचती है, वो सेल जो कि न्यूट्रिशन देगी स्पर्म्स को। याद करो लल्ला, कौन सी सेल्स थी जिनको हमने नर्स सेल भी कहा था, धात्री कोशिका भी कहा था। तो ये देखो यहां पर सर्टोली सेल है, देखो ये भी सर्टोली सेल है, ये वाले भी सर्टोली सेल है। और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो स्पर्म है ना, ये सर्टोली सेल में अपना हेड एम्बेडेड या गड़ाए हुए हैं। किस लिए? न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन या पोषण देने वाली सेल कौन सी है? सर्टोली सेल है। तो इस डायग्राम की लेबलिंग भी पूरी हो गई। इस डायग्राम को आपको बनाना है, ठीक है? ओके, क्लियर? अब देखो इसके बाद ये जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए नोट्स बनाने के लिए है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और नहीं तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी सेंड कर ही दूंगा। इसके बाद
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहां से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, शुक्राणु की संरचना। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं कॉन्सेप्चुअली? क्या साथ साथ कुछ याद हो पा रहा है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो भी डाउट है आप कमेंट के अंदर लिख दिया करें, ताकि मैं सबको आंसर इजीली दे सकूं, और बाकी स्टूडेंट्स को वो जब कंफ्यूजन क्लियरली विजिबल हो जाएंगे तो उनको क्वेश्चन पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। टाटा बाय बाय, पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो नेक्स्ट वीडियो है आपको कहां पर मिल जाएगा? इधर, यहां पर।